नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से हमें स्वागत है। आज का ये जो वीडियो होगा ये स्पेशल वीडियो है जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं। पहला जो आज का एमसीक्यू होगा वो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में ये एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू काफ़ी डिटेल होगा और बहुत सारे एमसीक्यू होंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में इसको समाप्त किया जाए, भले वीडियो कितना भी लंबा जाए। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना था कि जब आप इस वीडियो को कर रहे हैं तो कृपया करके नॉर्थ अमेरिका का मैप अपने जो ऑक्सफोर्ड एटलस होगा आपके पास में उसमें ओपन कर लीजिए और उसको देखिए, ठीक है। जब भी मैं कोई इम्पोर्टेंट जगह के नाम बताऊंगा, नदी के नाम बताऊंगा, झील के नाम बताऊंगा, तो उसको आपको देखना है कि ये कहाँ पर अवस्थित है। हर सवाल के बाद अगर मैं मैप पर दिखाने लग गया तो बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा आपका, और उतना समय अभी होता नहीं है बच्चों के पास में। इसलिए आप मैप खोल करके बैठिए, मैं आपको एक एक जगह दिखाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा कि कौन सा जगह कहाँ पर है, और एमसीक्यू मैं आपको समझाता चला जाऊंगा। शुरू करते देखिए आज का एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी प्रणाली बनाती है? Which of the following rivers form the longest river system in North America? दोनों भाषा में आपका एमसीक्यू मिलेगा। जितना मैं अकेला करवा रहा हूँ ना बीपीएससी के लिए, कोई भी नहीं करवा रहा है आपको, इतना तो आप भी जान रहे होंगे। इसका आंसर भी निकालने की कोशिश कीजिएगा और याद भी कीजिएगा साथ में। मिसौरी मिसिसिपी नदी प्रणाली जो है, यह नदी प्रणाली अमेरिका की सबसे लंबी नदी प्रणाली है। दोनों नदियाँ मिलकर के 6275 किलोमीटर लंबी नदी प्रणाली बनाती हैं, जो अमेरिका के मध्य भाग से होकर के गुजरता है। अमेरिका चौकोर है, उसके बीच के भाग से होकर के गुजरता है। यह कृषि, जल परिवहन, जल संसाधन सभी के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि ग्रेट लेक्स किन दो देशों के बीच में स्थित हैं? बहुत आसान सवाल है यह, बहुत ही आसान है। कौन कौन सा हो जाएगा? यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा। पहला सवाल थोड़ा कठिन लगा होगा, दूसरा आसान है, तीसरा आपको देखते हैं कैसा लगता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ग्रेट लेक्स जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो, इन पांचों के नाम भी याद रखिएगा। इन पांचों के नाम ही आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार होता है कि इनके नाम भी पूछ लिया जाता है। इनको ईस्ट टू वेस्ट लगाने को दे दिया जाएगा। तो जो आपने मैप खोला होगा, एटलस खोला होगा, कृपया उसमें देखिए कि इनका ईस्ट टू वेस्ट क्या होगा। हर चीज़ एमसीक्यू से तैयार नहीं होता है, कुछ चीज़ें खुद का भी अप्रोच करना चाहिए। एक बार देखिए कि इनका ईस्ट टू वेस्ट क्या होगा और मुझे भी ज़रा कमेंट करके बताइएगा। ये झीलें विश्व के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हैं और उद्योग व परिवहन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बहुत ही मैसिव साइज़ के ये झील हैं और ये अमेरिका में मीठे पानी के बहुत बड़े भंडार उपस्थित हैं, जिनमें ग्रेट लेक्स में सारे के सारे पानी मौजूद हैं। रॉकी पर्वतमाला किन दो देशों से होकर गुजरती है? तो रॉकीज़ ये नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कनाडा दिखेगा, यहाँ पर अमेरिका दिखेगा। तो इनके जो पश्चिमी तट हैं यहाँ पर रॉकीज़ की श्रेणी आपको दिखेगी, रॉकीज़। नीचे दक्षिणी अमेरिका में आपको एंडीज़ की श्रेणी दिखती है, एंडीज़ की श्रेणी दिखती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा, और अमेरिका से होकर के गुजरती है रॉकीज़ की श्रेणी। रॉकी पर्वत कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से शुरू होकर के अमेरिका के न्यू मैक्सिको तक फैली हुई है। न्यू मैक्सिको अमेरिका में है और मैक्सिको अलग देश है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा, छोटे छोटे कन्फ्यूजन में एग्जाम में सवाल गलत हो जाते हैं। तो पर्वतमाला पश्चिम उत्तरी अमेरिका की एक प्रमुख भौगोलिक विशेषता है। यह पश्चिम में फैला हुआ है और ये एक वलित पर्वत का उदाहरण है। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? एरी झील, मिशिगन झील, सुपीरियर झील, ओंटारियो झील। बहुत आसान सवाल है, कठिन भी आएंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा लेक सुपीरियर जो है यह सबसे बड़ी झीलों में से एक मानी जाती है। 82,100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 82,100 वर्ग किलोमीटर बड़ी झील है यह। ज़रा सोचिए कितनी बड़ी झील है यह। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग में कौन सा मरुस्थल है? अमेरिका है। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग में पूछा जा रहा है कौन सा मरुस्थल है। इसको कहा जाता है मोजावे। मोजावे मरुस्थल कहा जाता है, जो अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग, जहाँ पर कौन कौन सा? कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को राज्य जो है उसी में कैलिफोर्निया है। नेवेदा,
एरिजोना में फैला हुआ है। ये अमेरिका की सबसे गर्म और शुष्क क्षेत्रों में से एक है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। मोजावे इसका नाम है। कहाँ पर फैला हुआ है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। उत्तरी अमेरिका में कॉर्न बेल्ट, कॉर्न का मतलब मक्का, कॉर्न बेल्ट किसको कहा, जैसे अपने देश में अगर आपसे पूछा जाएगा कि गेहूं बेल्ट किसको कहा जाता है तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाना, ये जो बेल्ट है इनमें गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि भाई चावल का बेल्ट कौन सा है तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पर चावल का अधिक उत्पादन होता है और खपत भी ज़्यादा होता है। ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर मिड वेस्ट जो अमेरिका है, मध्य पश्चिम जो अमेरिका है उसको कॉर्न बेल्ट कहा जाता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉर्न का उत्पादक जो देश है वो अमेरिका ही है। वहाँ पर खूब सारे कॉर्न उपजते भी हैं और वहाँ पर भोजन का सबसे प्रमुख हिस्सा जो है वो कॉर्न को ही माना जाता है, मक्के को ही माना जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। कॉर्न बेल्ट मध्य पश्चिम अमेरिका का क्षेत्र है जहाँ मक्का, कॉर्न की खेती सबसे अधिक होती है। इलिनॉय, आयोवा, इंडियाना जैसे राज्यों में यह फैला हुआ है। कोलंबिया नदी निम्नलिखित में से किस आर्थिक गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है। कोलंबिया जल विद्युत उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। जल विद्युत उत्पादन के लिए जानी जाती है। कोलंबिया नदी पर अनेक बांध है जिनमें ग्रैंड कूली डैम प्रमुख है जो विशाल जल विद्युत उत्पादन करता है, जो काफ़ी बड़ा है, मैसिव है साइज में और जल विद्युत उत्पादन करता है। ग्रेट प्लेन्स क्षेत्र किस प्रकार की कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं तो व्हीट फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है यह। इसका आंसर सी हो जाएगा। गेहूं की खेती के लिए इनको जाना जाता है, व्हीट फार्मिंग के लिए यह प्रसिद्ध हैं। ग्रेट प्लेन्स एक विस्तृत समतल घास भूमि का क्षेत्र है जहां गेहूं की व्यावसायिक खेती बड़े पैमाने पर होती है और इसको व्हीट फार्मिंग के लिए जाना जाता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या अमेरिका के बच्चे ये पढ़ते होंगे कि भारत का उत्तर प्रदेश, बिहार का मैदान किस लिए फेमस है ना सोचने वाली बात। हम क्यों पढ़ते हैं भाई। चलिए आगे देखिए, क्या पता पढ़ते होंगे, हमें क्या पता। निम्न से कौन ग्रेट लेक्स प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, टाहो झील, ओंटारियो झील। तो टाहो झील जो है यह कैलिफोर्निया और नेवादा, जिसको नेवादा भी कहा जाता है, इसके बीच में स्थित है। कैलिफोर्निया और नेवादा के बीच में स्थित है। यह ग्रेट लेक्स प्रणाली का भाग नहीं है। ग्रेट लेक्स 5 हैं, उनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक पट्टी कौन सी है तो इसको कहा जाता मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट जो है इसी को कहा जाता है औद्योगिक पट्टी। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ टाइपिंग एरर नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट यानी कि कौन कौन सा हो गया तो इंडियाना, इलियाना, इसके बाद है, फिर है मिशिगन, फिर है मिसौरी है, शिकागो है, शिकागो के अलावा वेस्ट वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया, इन सभी जगहों को मिलाकर के सम्मिलित रूप से मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट कहा जाता है। इसी में 1970 के पश्चात से परिवर्तन आया और इसको रस्ट बेल्ट नाम दिया गया। रस्ट किसको बोलते हैं, जंग को बोलते हैं ना। तो बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जो मॉडर्नाइजेशन को झेल नहीं पाए और बंद हो गए या उद्योगों का गति जो है वो धीमा हो गया, तो इसको सम्मिलित रूप से रस्ट बेल्ट नाम दे दिया गया। तो ये भी याद रखिएगा, जो कभी मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट हुआ करता था, समय के साथ उसमें से कुछ इलाकों को रस्ट बेल्ट का भी नाम दिया गया क्योंकि बहुत सारे कल कारखाने, उद्योग धंधे वहाँ पर बंद भी हो गए समय के साथ में। और कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क जैसे नए औद्योगिक शहरों का जन्म हुआ। कैलिफोर्निया जो जहाँ पर सिलिकॉन वैली है, वैसे उद्योग धंधों का बाद में जन्म हुआ है। और ये जितने भी मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट के इलाके हैं वो मैक्सिमम ग्रेट लेक्स के इर्द गिर्द वाले इलाके हैं क्योंकि वहाँ पर परिवहन काफ़ी अच्छे से हो पाता है। उत्तरी अमेरिका में रेन शैडो का प्रभाव सर्वाधिक स्पष्ट उदाहरण किस मरुस्थल में देखा जाता है। रेन शैडो which desert in North America is the clearest example of the rain shadow effect। रेन शैडो इफेक्ट ये ग्रेट बेसिन के क्षेत्र में देखा जाता है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल सियरा नेवादा पर्वत के पीछे स्थित है। तो चूंकि पर्वत के पीछे स्थित है इसलिए इस इलाके में
पर्वतीय वर्षा नहीं हो पाती है और ये इलाका बिल्कुल सूखा रह जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर मरुस्थल बनता है। इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रेट रेन इफेक्ट कहा जाता है, रेन शैडो इफेक्ट कहा जाता है, रेन शैडो इफेक्ट कहा जाता है, रेन शैडो का इफेक्ट कहा जाता है। यह पर्वत वर्षा को अवरुद्ध कर देता है, जिससे इस क्षेत्र में शुष्कता बनी रहती है। जैसे अपने देश में भी है, हिमालय के जो पीछे का भाग है, हिमालय के पीछे का जो भाग है जो तिब्बत में पड़ता है, वहाँ पर वर्षा नहीं होती है, क्योंकि हिमालय के कारण से मेघ केवल हिमालय के दक्षिण में वर्षा करती, हिमालय के उत्तर में वर्षा नहीं करती है, मेघ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। जैसे वेस्टर्न घाट के ठीक पूर्व में पीछे के इलाकों में वर्षा नहीं होती है, इसी को कहा जाता है रेन शैडो इफेक्ट कहा जाता है। तो यह ग्रेट बेसिन का निर्माण इसी कारण से हुआ है। ठीक, मैं करवा रहा हूँ एमसीक्यू, कहीं पर कोई सुधार की गुंजाइश अगर आपको दिखती हो कि कुछ चीज़ों में अगर सुधार करना हो तो निश्चित तौर पर अपना फीडबैक दें, बताएं। डिजिटल युग है, जब तक बताएंगे नहीं तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि क्या सुधार करना है क्या नहीं, क्या मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं, तो कृपया उसको ज़रूर ही बताएं मुझे। ठीक है। मिसिसिपी नदी का मुख्य जल स्रोत कौन सी नदी है? तो मिसिसिपी नदी का जो मुख्य जल स्रोत है, ये इसका आंसर ये नहीं होगा, लेक इटास्का होगा। और एक्सप्लेनेशन में सही लिखा हुआ, ऑप्शन में एरर है, लेक इतास्का होगा। लेक इतास्का जो है यह इसकी सबसे बड़ी जल की स्रोत है, यहीं से ओरिजिनेट होती है, यहीं से मिसिसिपी नदी निकलती है। मिसौरी इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है। निकलती कहाँ से है? इतास्का लेक से निकलती है। यहाँ पर इतास्का होगा, ये ज़रूर याद रखिएगा। अमेरिका का सुनहरा राज्य में मुख्यतः कौन सी कृषि की जाती है? विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो प्रीडोमिनेंट इन द गोल्डन स्टेट ऑफ यूएसए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं, धान, बागवानी, कपास, किस प्रकार की कृषि होती है जिसको सुनहरा राज्य की संज्ञा दी जाती है वहाँ पर? तो हॉर्टिकल्चर होती है, बागवानी का काम होता है। गोल्डन स्टेट यानी कि कैलिफोर्निया में अंगूर, संतरे, बादाम, जैतून आदि के बड़े पैमाने पर उत्पादन होती है। यहाँ की जलवायु भूमध्य सागरीय है और भूमध्य सागरीय जलवायु में हमेशा ही आपको रस वाले फल मिलेंगे, रस वाले फल मिलते हैं भूमध्य सागरीय प्रकार के जलवायु में, जहाँ पर लगभग में ठंड के महीने में बारिश होती है, तो वहाँ पर रसीले फल आपको दिखेंगे। भारत में भी रसीले फल वहीं पर मिलते हैं जहाँ पर खूब सारी वर्षा ठंड में होती है, जैसे कि हिमाचल, जैसे कि जम्मू कश्मीर, जैसे कि उत्तराखंड। ये जो राज्य हैं इनमें फलों का उत्पादन, मीठे फलों का और खट्टे फलों का उत्पादन रस वालों का ज़्यादा होता है। अगला सवाल है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट रेनियर, माउंट मैकिनले, माउंट एल्बर्ट, माउंट हुड। बहुत आसान सवाल है, माउंट मैकिनले इसका आंसर हो जाएगा। जिसकी ऊंचाई कितनी है? अब अगली बार ये पूछा जाएगा आपसे, माउंट मैकिनले नहीं पूछेगा वो, क्योंकि उसको ही पता है, बहुत आसान सवाल हो जाएगा। तो 6190 मीटर की उसकी ऊँचाई है और यह अलास्का में स्थित है, अलास्का में स्थित है, इसका याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में धान चावल की खेती मुख्यतः कहाँ पर होती है? तो विच पार्ट में होती है, किस पार्ट में होती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका में, सॉदर्न यूएसए में इसकी खेती होती है। अमेरिका में धान की खेती लुइसियाना, आर्कसस, मिसिसिपी, टेक्सास के दक्षिणी मैदान क्षेत्र में अमेरिका है ये है, तो इन इलाकों में होती है, और यहीं पर मिसिसिपी नदी अपना मुहाना बनाती है, यहीं पर वो मुहाना बनाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाए। अगला सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है कि ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल प्रणाली को जलमार्ग प्रणाली क्या कहलाती है? जलमार्ग प्रणाली जो ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ये यूएसए है। यूएस के पूर्व में अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर भी कहा जाता है, वो है, और इस तरफ प्रशांत है, पैसिफिक ओशियन है, इस तरफ प्रशांत इस तरफ है। तो अब आप मुझे बताइए कौन सी जलमार्ग है जो उसको जोड़ती है अटलांटिक से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेंट लॉरेंस सीवे जो है, सीवे, ये जोड़ती है किसको? ग्रेट लेक्स प्रणाली को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है।
व्यापार और जल परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला है कि उत्तरी अमेरिका में कौन सी नदी को रिवर ऑफ मायाज के नाम से जाना जाता है? यूकोन को, मिसिसिपी को, उस्मानसिंटा को, कोलोराडो को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस्मानसिंटा जो नदी है इसको माना जाता है रिवर ऑफ मायाज के नाम से जाना जाता है। उस्मानसिंटा नदी मेक्सिको और ग्वाटेमाला की सीमा पर बहती है। मेक्सिको और ग्वाटेमाला जो है देश हैं, इन दोनों की सीमा पर बहती है। प्राचीन माया सभ्यता के प्रमुख स्थल को जोड़ती है। इसे रिवर ऑफ मायाज कहा जाता है। माया सभ्यता, जिस प्रकार से भारत में बहुत प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता रही है, उसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका माया का सिविलाइजेशन रहा है। उसी माया सिविलाइजेशन के सारे जगह उस्मानसिंटा वाले जगहों के नदी के आस पड़ोस में पड़ते हैं, इसीलिए इसको माया का रिवर कहा जाता है, रिवर ऑफ मायाज कहा जाता है। अमेरिका के किस क्षेत्र को स्टील बेल्ट कहा जाता है? तो उत्तर पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र को स्टील बेल्ट कहा जाता है, जैसे पिट्सबर्ग, डेट्रॉइट कार के लिए भी जाना जाता है, बहुत शानदार शानदार कारें यहाँ पर बनती हैं। क्लीवलैंड आदि शहरों वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारी उद्योग विशेषकर स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे स्टील बेल्ट कहा जाता है, स्टील बेल्ट कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कृषि और कंप्यूटर उद्योग दोनों में अग्रणी माना जाता है? तो यह राज्य है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया है, इसका आंसर सी हो जाएगा, कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया अमेरिका में कृषि उत्पादन जैसे कि फलों के उत्पादन के लिए, और वहाँ पर सिलिकॉन वैली भी मौजूद है, इसीलिए उसको कहा जाता है कि यह कंप्यूटर के साथ साथ कृषि दोनों काम यहाँ पर होते हैं। कंप्यूटर उद्योग की यानी कि IT उद्योग की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है, फुटलूज उद्योग होता है। तो इस प्रकार के उद्योग कहीं पर भी लगाए जा सकते हैं, और जैसे भारत में भी बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, ग्रेटर नोएडा में है, गुड़गांव में है, पूना में है। तो ये सब जगहों पर कोई कच्चा माल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस अच्छा वातावरण हो, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, तो वहाँ पर अपने आप ये सब उद्योग पनप जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में कौन सा मरुस्थल सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है? तो सोनोरन मरुस्थल को है सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल माना जाता है। सोनोरन मरुस्थल जो अमेरिका और मेक्सिको दोनों में फैला हुआ है, दुनिया के सबसे जैव विविधता मरुस्थलों में से एक है। यहाँ सागुआरो कैक्टस सहित हजारों पौधों और जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। तो सोनोरन जो मरुस्थल है, इसको सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला मरुस्थल में से एक माना जाता है। स्नो बेल्ट अमेरिका के किस भाग में है? तो ग्रेट लेक्स क्षेत्र में है, ग्रेट लेक्स क्षेत्र में है। ग्रेट लेक्स क्षेत्र में सर्दियों में भारी हिमपात होता है, इसीलिए इसको स्नो बेल्ट अमेरिका का कहा जाता है, स्नो बेल्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भीषण ठंड पड़ती है और बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, इसलिए इसको स्नो बेल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका कौन सा क्षेत्र ड्राई फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है ग्रेट प्लेन्स जो है, यह ड्राई फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए वहाँ ग्रेट प्लेन्स क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कम होती है, इसलिए वहाँ बिना सिंचाई के गेहूं जैसे फसलें उगाई जाती हैं, कम सिंचाई में ही उगाई जाती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह ड्राई किसके लिए जाना जाता है? तो ड्राई फार्मिंग, सूखा खेती के लिए जाना जाता है। यह ग्रेट लेक्स में किस झील की गहराई सबसे अधिक है? तो यह कौन सी है? तो यह है लेक सुपीरियर, जिसकी गहराई सबसे अधिक है। लेक सुपीरियर न केवल क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है, बल्कि इसकी गहराई भी कहीं कहीं पर ये 406 मीटर गहरी है। इमेजिन कीजिए, एक झील जो आधा किलोमीटर गहरी है। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका में रस्ट बेल्ट शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? आ गया ना फिर से। ओल्ड इंडस्ट्रियल रीजन जो था, ओल्ड इंडस्ट्रियल रीजन, उसके लिए रस्ट बेल्ट का उपयोग किया जाता है, जैसे पिट्सबर्ग, डेट्रॉइट। इस समय इसमें कभी बहुत बड़े स्तर पर उद्योग हुआ करते थे, लेकिन अब कम रह गए, अभी भी हैं। मरा हुआ हाथी भी 2 लाख का बिकता है, तो वही बात है कि इसके कम भी हो गए हैं, तो भी दुनिया में सर्वाधिक हैं। इसीलिए कम का मतलब ये मत समझिएगा कि बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। रॉकी पर्वत की उत्पत्ति किस भूगर्भिक प्रक्रिया के कारण से हुई है? तो इसको कहा जाता है प्लेट कन्वर्जेंस के कारण से हुई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। रॉकी पर्वत वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रिया से बने हैं। जब प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिका प्लेट आपस में टकराई तो उससे वलित पर्वत का निर्माण हुआ, वही है रॉकीज, वही है रॉकी पर्वत श्रेणी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका में कौन सी नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो यह है कि कौन सी नदी? तो रियो ग्रैंडे नदी है। इसका आंसर सी हो जाएगा। यह नदी टेक्सास और मैक्सिको के बीच बहती है। दोनों देश के बीच प्राकृतिक सीमा यही नदी बनाती है। इसको जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कि अमेरिका की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है, तो अलास्का राज्य की है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अलास्का राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। अलास्का राज्य की तटीय रेखा लगभग 54,500 किलोमीटर लंबी है, जो अमेरिका में सबसे अधिक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, अलास्का हो जाएगा। अलास्का अगर ये अमेरिका है, ये कनाडा है, तो यहाँ पर है, ये पूरा इलाका फैला हुआ है, तो इसी के कारण से इतना लंबा इसका कोस्टल लाइन दिखता है, इतना लंबा दिखता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अमेरिका का कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक गैस उत्पादन में सबसे अग्रणी माना जाता है, तो इसको कहा जाता है कौन, एप्रेलेसियन बेसिन है। इसका आंसर सी हो जाएगा। यह सबसे ज़्यादा मार्सेलस शैल के कारण से अमेरिका का सबसे प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादन का क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा यहीं पर नेचुरल गैस का उत्पादन होता है। अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कुछ देर पहले ही हमने किया है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी, तो मिसौरी हो जाएगा। मिसौरी और मिसिसिपी मिलकर सबसे लंबी नदी प्रणाली तंत्र का निर्माण करते हैं, लेकिन यह एक सहायक नदी है मिसिसिपी की, फिर भी यह मिसिसिपी से काफ़ी लंबी है। 3,767 किलोमीटर लंबाई है इसकी। अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है, ग्रेट लेक्स में कौन सी झील पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। ग्रेट लेक्स के लेक मिशिगन को छोड़ करके सभी झीलें अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा साझा करती हैं, लेकिन एक झील है मात्र लेक मिशिगन। लेक मिशिगन ग्रेट लेक्स में एकमात्र ऐसी झील है जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके अलावा लेक सुपीरियर, एरी, ओंटेरियो, ये सब के सब झीलें जो हैं यह कनाडा के साथ साझा करती है सीमाओं को। बस मिशिगन एकमात्र ऐसा झील है जो केवल और केवल अमेरिका में ही पड़ती है, यह कनाडा में नहीं है। ओके, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लेक मिशिगन इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अमेरिका किस नदी को बड़ा कीचड़ नदी, बिग मडी कहा जाता है, तो कौन सा है यह, तो मिसौरी नदी ही है। अपने गाद के कारण से इसको मडी रिवर कहा जाता है। गाद और रंग के कारण से इसको मडी रिवर कहा जाता है। निम्न से कौन सी नदी ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। ग्रैंड कैनियन का निर्माण कौन सी नदी करती है। कोलोराडो नदी जो है यह लाखों वर्षों अपरदन के द्वारा ग्रैंड कैनियन की गहराई और सुंदरता को आकार दिया है इस नदी ने, और ग्रैंड कैनियन का निर्माण यही नदी करती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। कोलोराडो नदी जो है यह ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि अमेरिका के किस राज्य में सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो यह है अलास्का। अलास्का राज्य है। यहाँ पर ह्यूमन जो आबादी है वो बहुत ही कम है, लोएस्ट है, 9 के बराबर में ही है, लेकिन यहाँ पर ज्वालामुखी भारी संख्या में है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी अमेरिका के अलास्का राज्य में ही है। वर्तमान में 130 करीब में ज्वालामुखी पाए जाते हैं, 130 करीब में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इससे पहले आया था सवाल उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है। अब है कि अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट हुड, माउंट रेनियर, माउंट मैकिनली या डेनाली जिसको कहा जाता है, माउंट शास्ता। तो माउंट मैकिनली जो है, क्यों भाई, यह कनाडा है, यह अलास्का का क्षेत्र है, यहीं पर माउंट मैकिनली अवेलेबल है, मतलब यहीं पर है। तो उत्तरी अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी यही है। और चूंकि अलास्का जो है यह अब अमेरिका का भाग है, अब अमेरिका का भाग है, पहले ये रूस का भाग हुआ करता था, अब अमेरिका का भाग है। तो चूंकि उत्तरी अमेरिका और अमेरिका दोनों की ही सर्वोच्च चोटी जो है वो अलास्का में ही है, माउंट मैकिनले ही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अलास्का स्थित डेनाली पर्वत पूर्व में माउंट मैकिनले की ऊंचाई लगभग में 6,190 मीटर है, और यह अमेरिका और उत्तरी अमेरिका दोनों की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। अमेरिका किस शहर को स्टील सिटी कहा जाता है। शिकागो, न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग, डेट्रॉइट। तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्सबर्ग को कहा जाता है स्टील सिटी। स्टील सिटी कहा जाता है क्योंकि 20वीं शताब्दी में विशाल इस्पात उद्योग यहाँ पर विकसित हुआ था, इसलिए इसको स्टील सिटी कहा जाता है। डेथ वैली किस राज्य में स्थित है और यह क्यों प्रसिद्ध है, तो डेथ वैली कैलिफोर्निया में स्थित है और सबसे गर्म जगह में से एक माना जाता है। यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर 52 डिग्री आज तक दर्ज किया गया है। पृथ्वी का सबसे गर्म जगह के इसको प्राप्त है दर्जा, और यह कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में है। यहाँ पर विश्व का सबसे अधिक तापमान 56 डिग्री, मैंने 52 ही बोला था, 56.7 डिग्री सी दर्ज किया गया है। यह सर्वाधिक गर्म स्थान पृथ्वी पर माना जाता है। अगला सवाल है कि कौन सा मरुस्थल अमेरिका और मैक्सिको दोनों में फैला हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिहुआहुआ।
चिहुआहुआ, यह मरुस्थल का नाम है। यह अमेरिका और मैक्सिको दोनों में फैला हुआ है। चिहुआहुआ मरुस्थल उत्तरी अमेरिका और दक्षिण पश्चिम अमेरिका में फैला हुआ है। यह अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल माना जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। रॉकी पर्वत की क्या विशेषता है? तो यह क्या है तो यह हाल ही में बनी एक पर्वतमाला है और नवीन वलित पर्वतमाला इसको माना जाता है। नवीन वलित पर्वतमाला इसको माना जाता है कि नई बनी पर्वतमाला है। इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही का मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि 1990 ईस्वी में बनी है। हाल ही का मतलब लेटेस्ट है, मतलब जिस प्रकार से हिमालय वलित पर्वत का निर्माण काफ़ी बाद में हुआ है, उसी प्रकार से इनका भी निर्माण काफ़ी बाद में हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। रॉकी पर्वत जियोलॉजिकल दृष्टि से युवा है, इसकी चोटियाँ नुकीली है और यह वलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेट्रॉइट किस उद्योग से जुड़ा हुआ है? अगर हॉलीवुड मूवी देखा होगा तो भी पता होगा आपको। ऑटोमोबाइल उद्योग से, खास तौर से मोटर सिटी कहा जाता है। कार के निर्माण के लिए इस शहर को जाना, तो बहुत खूबसूरत कार बनते। देखो भाई, जो सच है वो सच है। भारत में खूबसूरत कार नहीं बनते हैं, अच्छे बनते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, खूबसूरत, जो देख करके कार आपको ये रोंगटे खड़े हो जाएं, उस प्रकार एक कार भारत में नहीं बनते हैं। भारत में आपको जितने भी कार देखेंगे ना, किसी भी कंपनी का वो उठा लीजिए, वो सब एक दूसरे के जुड़वा भाई लग रहे होते हैं, एक ही जैसे मिलते रहते हैं। एसयूवी भी बनता है तो सारे एसयूवी एक ही जैसे दिखेंगे आपको। जबकि अमेरिका में कार जो है, अमेरिका जापान, ये दो ऐसे देश हैं, जर्मनी, तीन ऐसे देश हैं दुनिया में जो कार के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। जर्मनी इंजन निर्माण के लिए भी, दुनिया में सबसे ज़्यादा कार जापान और अमेरिका में बनाए जाते हैं और खूबसूरत कार बनाए जाते हैं। मतलब ऐसे कार जिनको देख करके आप मन ही मोह जाएगा आपका, उसको देखते रहने का मन करेगा। तो उस प्रकार एक कार जो हैं वो डेट्रॉइट में कभी बनाए जाते थे। डेट्रॉइट कार उद्योग के लिए, मोटर सिटी उद्योग के लिए जाना जाता है। मोटर सिटी का इसको नाम दिया गया है। अच्छे खूबसूरत कार का निर्माण यहाँ पर होता है, डेट्रॉइट में होता है। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर स्थित है? ग्रेट सॉल्ट लेक कैलिफोर्निया, नेवादा, यूटा, कोलोराडो। तो इसका आंसर हो जाएगा यूटा में स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ग्रेट सॉल्ट लेक यूटा में स्थित है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। क्यूबा की खाड़ी किस जल निकाय से जुड़ी हुई है? क्यूबा की खाड़ी मैक्सिको खाड़ी से जुड़ी हुई है, गल्फ ऑफ मैक्सिको से जुड़ी हुई है। गल्फ ऑफ मैक्सिको से जुड़ी हुई है क्यूबा की खाड़ी। यह अमेरिका है। अमेरिका के ठीक यहाँ पर नीचे क्यूबा है, जिसने इसके नाक में दम किया हुआ है। पूरे दुनिया में यह कैपिटलिज्म फैला रहा था और क्यूबा ने बोला कि हम यूएसएसआर के विचारधारा पर चलेंगे और हम सोशलिज्म को फॉलो करेंगे, बाहर में जाओ तुम। इसी प्रकार से इसने बोला था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। फिदेल कास्त्रो का नाम सुना है आपने? चेव गेवरा का नाम सुना है क्या आपने? रिवॉल्यूशनरी फिदेल कास्त्रो तो कुछ वर्ष पहले ही मरे हैं, तो सब यहीं पर थे। क्यूबा बड़ा ही आत्मनिर्भर देश माना जाता है। जैसे कि हाल ही में कोरोना का वैक्सीन भी इस देश ने खुद से बना लिया। जीवन भर इस देश पर अमेरिका का बैन लगा हुआ रहा, लेकिन फिर भी अमेरिका के नाक के नीचे बहुत प्रोन्नति किया इसने और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी इसका अच्छा खासा पोजीशन रहता है और अपनी आत्मनिर्भर विदेश नीति के लिए जाना जाता है। दुनिया में किसी की भी नहीं सुनता है यह क्यूबा। इसका आंसर सी हो जाएगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको, सिगार के लिए जाना जाता है इस देश को। सिगार पीने के अगर शौकीन होंगे, बीड़ी सिगरेट नहीं, सिगार कह रहा हूँ, सिगार अलग होता है, तो उसके लिए यह देश जाना जाता है। दुनिया में सबसे अच्छा सिगार क्यूबन लोग ही बनाते हैं। सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूबा को किसी और दिन डिटेल में कर लेंगे। क्यूबा के उत्तर में स्थित यह खाड़ी मैक्सिको खाड़ी का भाग है जो अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ती है। अलास्का की प्रमुख नदी कौन सी है? तो यूकोन नदी है। यूकोन नदी है। इसका आंसर बी हो जाएगा। यूकोन नदी है। इसका आंसर बी हो जाएगा। यूकोन नदी अलास्का की सबसे प्रमुख लंबी नदी है जो कनाडा से निकल कर के अलास्का से होकर बहती है। कनाडा से निकलती है और फिर अलास्का की तरफ में चली जाती है। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो रॉकीज पर्वत श्रृंखला है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। आसान था ये सवाल। तो अमेरिका में डेयरी बेल्ट के नाम से उत्तर मध्य राज्यों को जाना जाता है। उत्तर मध्य के राज्यों को जाना जाता है, जैसे विस्कॉन्सिन, मिनेसोटा, मिशिगन आदि राज्य हैं जहाँ पर डेयरी उद्योग प्रमुखता से मौजूद है। अगला सवाल है कि मैक्सिको की प्रमुख कृषि उपज कौन सी है? तो यह है मेज, कॉर्न है। सी आंसर हो जाएगा। ग्रेट लेक्स जलमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? अमेरिका और क्यूबा, अमेरिका और मैक्सिको, अमेरिका कनाडा। तो सी आंसर हो जाएगा। अमेरिका और कनाडा को जोड़ता है ग्रेट लेक्स का जलमार्ग।
अपलाचियन पर्वत की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बहुत पुराने और घिसे हुए पहाड़ हैं यह, काफ़ी पुराने हैं यह। अमेरिका के सबसे पुराने वेरी ओल्ड एनीरोड माउंटेन्स है, काफ़ी पुराने पर्वत श्रेणी में से एक है। जैसे नवीन में रॉकीज आता है तो सबसे पुरानी अपलाचियन ही है। जैसे अपने देश में जो अरावली का रेंज है वो सबसे पुराना है और नवीन में हिमालय का नाम आता है, उसी प्रकार से ये भी है। ओके, कौन सी नदी मिसिसिपी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है? मिसौरी नदी है। ये सवाल रिपीट हो गया था एक सवाल। कौन सा शहर ग्रेट लेक्स के किनारे स्थित नहीं है? शिकागो, डेट्रॉयट, बफेलो, डेनवर। तो डेनवर नहीं है, डेनवर कोलोराडो राज्य में स्थित है, ग्रेट लेक से काफ़ी दूर है, या ग्रेट लेक के किनारे स्थित नहीं है। ओके, अगला सवाल है कि नॉर्थ अमेरिका में कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है? अमेरिका के मैक्सिमम नदी जो है ना, यह उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। माना जाता है कि ढलान इसी प्रकार से है, लेकिन एकमात्र ऐसा नदी है रेड रिवर जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, नीचे से ऊपर की ओर अमेरिका में बहती है। ये बड़ा ही अचंभा करने वाला इसका पैटर्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेड रिवर है, रेड रिवर जो दक्षिण से उत्तर की ओर अमेरिका में बहती है। ओके, अगला सवाल है कि नाफ्टा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नाफ्टा आपने वर्ड सुना होगा, अमेरिका और कनाडा के संदर्भ में यूज किया जाता है। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसको कहा जाता है कि नॉर्थ अमेरिका के जितने भी देश हैं वो आपस में मुक्त व्यापार के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर उन्होंने साइन किया हुआ है, उसी डील को कहा जाता है नाफ्टा। नाफ्टा कहा जाता है, व्यापार बाधा को समाप्त किया गया है इसके द्वारा, नाफ्टा उसका नाम है। ओके, 3 देश इसमें शामिल हैं, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ये 3 देश इसमें शामिल हैं। नाफ्टा में ये 3 देश शामिल है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कोलंबिया नदी जो है यह किस महासागर में गिरती है? किस महासागर में पानी गिराती है अपना? तो यह प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में अपना पानी गिराती है। कोलंबिया नदी जो है अमेरिका की प्रमुख नदियों में से एक है और यह प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तरी अमेरिका में कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? कोयला उत्पादन का, तो एपलाचियन बेसिन जो है यह कोयला उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख क्षेत्र अमेरिका में माना जाता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। अपलाचियन का जो क्षेत्र है यहाँ पर कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, विशेषकर वेस्ट वर्जीनिया और पेंसिल्वेनिया जैसे इलाकों में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। अब जो भी बचा होगा, जैसे कि अमेरिका के और भी कुछ टॉपिक, जैसे कि जल संधि, अमेरिका के प्रमुख खाड़ी, प्रमुख बंदरगाह, इससे जुड़े हुए करीब 30 MCQ है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और इस 30 के साथ में दक्षिण अमेरिका के भी MCQ को हम लोग शामिल करेंगे। तो अगर कुछ सुझाव देना हो तो मोस्ट वेलकम ज़रूर ही दीजिएगा। ये PDF आपको कल परसों मिल जाएगा, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। PDF को लेकर ज़्यादा परेशान मत होइए। मुझे भी पता है PDF बहुत सारे आपके पास में इकट्ठा होते हैं, उनमें से अधिकांश को आप खोलते भी नहीं हैं। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। PDF आपको मिल जाएगा, कल परसों मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का।